हाँ, एक बार हम कला एवं संस्कृति पूरी कर चुके हैं और आज से विधिवत शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। मेवाड़ राज्य के इतिहास की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, कल पूछा भी था मैंने आपको क्या पढ़ाया जाए, तो कुछ विशेष लोगों की मांग के कारण आपके लिए आज प्रस्तुत है मेवाड़ राज्य का इतिहास। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर पहले हमें गौरवपूर्ण वो इतिहास पढ़ाए जिससे सभी रूबरू होना चाहते हैं, तो इसलिए मित्रों आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास। हाँ, एक ऐसे क्षेत्र का इतिहास है जहाँ पर सबको पता है कैसे कैसे वीर योद्धा सूरमा पैदा हुए थे, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा। इसके अलावा बात की जाए रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती जैसी स्त्रियां जिन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निदाह तक कर लिया था। यानी ऐसा एक राजवंश पढ़ने जा रहे हैं मित्रों जब राजपुताने की सभी राजवंश है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए होड़ लगाए बैठे थे, और उनमें से जो एक राजवंश था वो था मेवाड़ का ये गोहिल वंश, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके आगे है कभी भी लड़खड़ाए नहीं। ऐसे प्रताप हो चाहे कोई भी इस वंश का शासक ले लीजिए जिन्होंने प्रबल प्रतिरोध किया मुगलों का, और वो वंश है मित्रों मेवाड़ का। तो आज से हम इस मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास की मित्रों 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों यहीं से आज, ठीक है। हाँ, तो देखिए मित्रों सबसे पहले तो जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेवाड़ का अर्थ क्या है? देखो, तो मेवाड़ का अर्थ होता है मित्रों मेर जाति द्वारा आरक्षित प्रदेश। मेर जाति द्वारा आरक्षित प्रदेश। हाँ, अर्थात मित्रों मेवाड़ में है सबसे अधिक है कौन सी जाति पाई जाती थी? मेर जाति। मेर जाति के द्वारा है आरक्षित प्रदेश है वो मेवाड़ कहलाता है मित्रों। और मेर जाति यानी यहाँ पर पहले है मेर जाति ने मित्रों जो मल्लेच्छों है, मल्लेच्छों का नाश किया था, मल्लेच्छों का सर्वनाश किया था और इस प्रदेश को सुरक्षित किया था। किसने? मेर जाति ने। तो इसलिए मेर जाति द्वारा आरक्षित प्रदेश, अर्थात जिस क्षेत्र में मेर जाति की संख्या अधिक है। हाँ राहुल जी सेन, हाँ टाइम वही है 12 बजे वाला टाइम है, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वही 12 बजे वाला, अर्थात मेर जाति के द्वारा रक्षित प्रदेश या मेर जाति की संख्या जहां पर अधिक है वह प्रदेश कौन सा है मित्रों? मेवाड़, ठीक है मित्रों। हाँ, इसी प्रदेश के देखो मित्रों उपनाम क्या क्या है? मेवाड़ को क्या क्या नाम जानते हैं? देखो, इसे मित्रों मेदपाट भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है मित्रों मेदपाट। संस्कृत भाषा में मेवाड़ को क्या कहते हैं? मेदपाट इसे कहते हैं। इसी का नाम था मित्रों प्रागवाट। क्या था? प्रागवाट। और मेवाड़ का हिंदी भाषा में जो नाम है मित्रों वो मिलता है प्रागवाट। मेवाड़ को संस्कृत भाषा में मेदपाट कहते थे और जो हिंदी भाषा का शब्द है वो कौन सा है मित्रों? प्रागवाट, ठीक है। इसके अलावा मित्रों मेवाड़ को ही क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते थे सीवी जनपद। क्या कहते थे? सीवी जनपद। और ये जो मित्रों सीवी जनपद नाम है ये मेवाड़ का महाभारतकालीन नाम है। कौन सा है? महाभारतकालीन। हाँ, महाभारतकालीन नाम है, अर्थात महाभारत के क्षेत्र, महाभारत के काल में इसी क्षेत्र को क्या कहते थे मित्रों? सीवी जनपद कहते थे। जहां पर वर्तमान में मेवाड़ है उसी क्षेत्र को महाभारत काल में क्या कहते थे? सीवी जनपद। और मित्रों इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी थी मित्रों मध्यमिका, और मध्यमिका को मंजरी कहते हैं। और वर्तमान में मित्रों मध्यमिका कहते हैं नगरी को। किसे कहते हैं? वर्तमान में जो नगरी है उसी नगरी को क्या कहते हैं? मध्यमिका। और मित्रों ये नगरी कहां पर पड़ती है? आपकी नगरी पड़ती है मित्रों आपकी चित्तौड़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़ में। हाँ, तो मित्रों मेवाड़ क्षेत्र, इस मेवाड़ क्षेत्र को देखो संस्कृत भाषा में मेदपाट कहा गया है और हिंदी में इसे प्रागवाट कहते हैं। महाभारत काल में इसे क्या कहते थे? सीवी जनपद कहते थे। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी मित्रों वो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी मित्रों? वो मध्यमिका थी। और मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं मित्रों? नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी। और ये नगरी आपके कहां पड़ती है मित्रों? ये पड़ती है मित्रों चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों जो मेवाड़ का इतिहास है और इस मेवाड़ के इतिहास में हम जिस वंश को पढ़ने जा रहे हैं वो वंश कौन सा है मित्रों? गोहिल वंश। कौन सा है? गोहिल वंश। हाँ, अर्थात एक ऐसा वंश
जिसने संसार में एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था। एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला संसार का जो वंश था मित्रों वो था गुहिल वंश। और ये कथन कहते हैं गौरीश शंकर हीराचंद ओझा। गौरीश शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल वंश संसार का ऐसा एक वंश है जिसने अपने समय में एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक क्या किया था, राज किया था। हाँ, तो एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश, शासन करने वाला वंश वो कौन सा है मित्रों, वो आपका है मेवाड़। कौन सा है, मेवाड़ राजवंश है। हाँ, राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश मेवाड़। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जो मेवाड़ राजवंश है, जो गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश है अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को क्या मानता है ये गुहिल वंश, सूर्यवंशी। क्या मानते हैं गुहिल अपने आप को, गुहिल अपने आप को मानते हैं मित्रों सूर्यवंशी। क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, अर्थात भगवान सूर्य की संतान मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं गुहिल, सूर्यवंशी मानते हैं। हाँ, और जो देखो मेवाड़ का राजकीय झंडा है, मेवाड़ का जो राजकीय झंडा है मित्रों, इस राजकीय झंडे पर भी किसकी आकृति है, सूर्य की आकृति है। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, मेवाड़ के राजकीय झंडे पर किसकी आकृति है, वो सूर्य की आकृति है। और इसीलिए अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। तो मेवाड़ के राजकीय झंडे पर, राजकीय ध्वज पर सूर्य की आकृति है, इसीलिए जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो अपने आप को क्या मानता है, सूर्यवंशी। इसके अलावा ये अपने आप को रघुवंशी भी मानते हैं। क्या मानते हैं, रघुवंशी भी मानते हैं। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो अपने आप को क्या मानता है, रघुवंशी भी, अर्थात भगवान राम के पुत्र जो कुश है उस कुश की संतान भी अपने आप को मानते हैं, इसलिए इन्हें रघुवंशी भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। इसके अलावा देखो, हाँ, मेवाड़ का जो राजकीय चिन्ह है, हाँ, या राजवाक्य, मेवाड़ के राजकीय चिन्हों पर एक राजवाक्य लिखा है। मेवाड़ के राजकीय चिन्हों पर मित्रों एक राजवाक्य लिखा है। वो राजवाक्य क्या लिखा है, देखो, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तेहि राखे करतार, तेहि राखे करतार। हाँ, क्या है, मेवाड़ का राजवाक्य क्या है, मेवाड़ का राजवाक्य क्या है मित्रों, राजकीय चिन्हों पर क्या लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। अर्थात इसका अर्थ क्या है, देखो, इसका अर्थ है, हाँ, जो धर्म पर अडिग रहता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, संसार का कर्ता भी उसी की रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, संसार का कर्ता अर्थात भगवान भी उसी की रक्षा करता है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये किस राजवंश का वाक्य है, जो दृढ़ रखे धर्म को तेहि रखे करतार। तो मित्रों ये मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वाक्य है। किसका है, मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वाक्य है। हाँ, तो दृढ़ रखे धर्म को तेहि रखे करतार, जो धर्म की रक्षा करता है, संसार का कर्ता भगवान भी उसी की रक्षा करता है। ठीक है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है मित्रों, इस गुहिल वंश की कुलदेवी, देखो, दो चीज देखने आपको, एक तो गुहिल वंश की कुलदेवी, कुलदेवी कौन सी है, एक गुहिल वंश के कुल देवता, इन दोनों को ध्यान रखना आपको। गुहिल वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों, और कुल देवता कौन है। तो मित्रों गुहिल वंश की कुलदेवी है बाण माता। कौन सी माता है, बाण माता। और बाण माता का मंदिर है मित्रों नागदा में, और नागदा कहां पड़ता है, उदयपुर में। तो गुहिल वंश की कुलदेवी तो है बाण माता, और गुहिल वंश के कुल देवता कौन है मित्रों, कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पड़ता है मित्रों, उदयपुर में। एकलिंग नाथ जी की चर्चा आगे हम डिटेल में करेंगे, आगे फिर भी आएंगे, ये जब बप्पा रावल पढ़ेंगे तो वहां पर भी एकलिंग नाथ जी की चर्चा की जाएगी। तो देखो गुहिल वंश की कुलदेवी तो है बाण माता। कौन सी है, बाण माता, जिसका मंदिर नागदा उदयपुर में। और गुहिल वंश के कुल देवता कौन से हैं, एकलिंग नाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में।
इतना पढ़ा है, एक बार वापस रिपीट करते देखिए मित्रों, जहां से हमने पढ़ा है। मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं मित्रों हम। मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ है मेर जाति द्वारा रक्षित प्रदेश, जहां पर मेर जाति की संख्या अधिक है। मेर जाति ने इस क्षेत्र को मल्लेच्छों से बचाया था। ठीक है, इसी मेवाड़ के उपनाम में तो मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद मिलते हैं। महाभारत काल में इसे शिवी जनपद कहते थे। और शिवी जनपद की जो राजधानी है वो मित्रों मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में। हाँ, और जो मेवाड़ जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र में एक वंश ने शासन किया था, वो वंश है गुहिल वंश। और जिसने संसार में, यानी संसार में एक ही क्षेत्रफल, संसार में एक ही क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो कौन सा था मित्रों? गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, अर्थात इसके अलावा रघुवंशी मानते हैं। और इनके राजकीय झंडे पर है वो सूर्य क्या करती है। तो गुहिल वंश के राजकीय झंडे पर किस क्या करती है मित्रों? सूर्य क्या करती है। इनका जो गुहिल वंश का राजवाक्य है वो है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, संसार का कर्ता भगवान भी उसी की रक्षा करता है। गुहिल वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? बाण माता। और गुहिल वंश के कुल देवता कौन से हैं? एकलिंग नाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। इतना यदि क्लियर हो गया तो आगे चले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, अब देखो मित्रों, गुहिल वंश की उत्पत्ति के 3-4 विद्वान हैं। विद्वानों के कथन देखते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति कौन सा विद्वान है वो किसके अनुसार मानता है। सभी मित्र लाइक और शेयर तो कर देना भाई, इतना काम तो करना। ठीक है, हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत, हाँ, तो अलग अलग विद्वान हैं मित्रों, गुहिलों को अलग अलग मानते हैं। सबसे पहले तो सूर्यवंशी कौन मानता है? देखो, गुहिलों को सूर्यवंशी कौन मानता है? दूसरा विद्वान ब्राह्मण वंशी, या गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी कौन मानता है? तो सबसे पहले देखो, गुहिलों को सूर्यवंशी किसने कहा? अर्थात गुहिल वंश है वो सूर्य की संतान है। ये मत देने वाले विद्वान कौन है? ऐसा एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। किस विद्वान के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई, या किस विद्वान ने गुहिलों को सूर्यवंशी कहा है? तो उस विद्वान का नाम याद रखना है, वो है G.H. ओझा या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मित्रों इनको क्या बताया है? सूर्यवंशी। क्या बताया है? यानी इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो गुहिलों की उत्पत्ति सूर्यवंशी के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है मित्रों? हाँ, वो है G.H. ओझा या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, यदि आपको पूछ ले गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी, या गुहिलों को ब्राह्मण वंशी किसने बताया है, तो वो देखो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वह डॉक्टर D.R. भंडारकर। हाँ, देखो, गुहिलों को ब्राह्मण वंशी या ब्राह्मणों की संतान किसने बताया मित्रों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर ये क्या बताते हैं मित्रों? गुहिलों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। तो किस विद्वान के अनुसार? ये पूछा गया है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई है, वो आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण वंशी। क्या है? ब्राह्मण वंशी। किस विद्वान के अनुसार गुहिलों को मुसलमानों की संतान बताया गया है? हाँ, किस विद्वान के अनुसार गुहिलों को मुसलमानों की संतान बताया गया है? तो देखिए, इन्हें बताया गया है ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह आदिल नौशेखा की संतान।
अर्थात मुसलमानों से उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति मुसलमानों से हुई है, ये कथन है वो कौन सा विद्वान कहता है, किस विद्वान के अनुसार है वो गुहिल मुस्लिम बताए गए हैं। अर्थात ईरान का बादशाह मुस्लिम बादशाह था आदिल नौ शेखा, कई जगह आदिल नौ शेरवा भी मिलता है, तो आदिल नौ शेखा की संतान, आदिल नौ शेखा की संतान है, वो कौन बताता है, वो बताता है अबुल फजल। कौन बताता है मित्रों, अबुल फजल। कौन बताता है, अबुल फजल। ये ध्यान में रखना मित्रों, अबुल फजल है गुहिलों को किसकी संतान बताता है, ये मुसलमानों की संतान। अर्थात ईरान का बादशाह था आदिल नौ शेखा, और ईरान के बादशाह आदिल नौ शेखा की संतान बताता है गुहिलों को कौन, अबुल फजल। कौन बताता है, अबुल फजल। अंतिम देखते हैं कर्नल टोड। हाँ, कर्नल टोड क्या मानता है, कर्नल टोड क्या कथन करता है, कर्नल टोड है वो अपने गुरु थे इसके यति ज्ञानचंद्र, और इसके अलावा जैन ग्रंथों के आधार पर एक धारणा बनाता है। ये इनकी उत्पत्ति विदेशियों के संदर्भ में मानता है। देखो, ये एक जैन ग्रंथों के आधार पर धारणा बनाता है। कौन, कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड की धारणा को देखते हैं, ये क्या धारणा बनाता है। देखो, कर्नल जेम्स टोड है ये कहता है कि घुइलों की उत्पत्ति है वो गुजरात की सासको से हुई है, गुजरात से है वो घुइल आए हैं। वो किस प्रकार आए वो देखिए मित्रों, कर्नल जेम्स टोड है ये जैन ग्रंथों के आधार पर एक धारणा बनाकर बताता है। क्या लिखता है, देखो, क्या वह वीडियो नहीं चल रहा है क्या, हाँ, विदेशियों की संतान, बिल्कुल, हाँ, पवन सिंह, ये विदेशियों की संतान के संदर्भ में कहता है। अब इसकी जो धारणा है वो देखिए क्या कहता है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुजरात का एक स्थान है वल्लभी। कौन सा, वल्लभी। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 524 ईस्वी में, 524 ईस्वी में एक राजा शासन करता था। उस राजा का नाम था शिलादित्य। हाँ, उस राजा का नाम था शिलादित्य। यानी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, हाँ, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 524 ईस्वी में एक राजा रहता था, एक राजा शासन करता था। वो कौन सा था मित्रों, शिलादित्य। और इस शिलादित्य की पत्नी थी एक, हाँ, पत्नी का नाम था पुष्पावती। कौन थी, पुष्पावती। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर शिलादित्य नामक है वो राजा शासन करता था, और उसकी पत्नी कौन थी, पुष्पावती। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। अब मित्रों इस पुष्पावती के कहते हैं कि 6 पुत्रियां हो गई थी, 6 पुत्रियां हो गई थी, लेकिन इसके संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी इस पुष्पावती के संतान के रूप में है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। 6 पुत्रियां हो चुकी थी, और लेकिन इसके कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये पुष्पावती क्या करती है कि यहां से गुजरात से चलकर आती है ये, और गुजरात से आती है मेवाड़ में। कहां पर आती है, मेवाड़ में। और मेवाड़ में एक मंदिर है अंबा भवानी मंदिर। कौन सा है, अंबा भवानी मंदिर, वर्तमान में उदयपुर में। हाँ, पुष्पावती है गुजरात से चलकर कहां आती है, मेवाड़ के अंबा भवानी मंदिर में। क्यों आती है इस मंदिर में, ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए, अर्थात अपनी 7वीं संतान को पुत्र की प्राप्ति के रूप में प्राप्त करने के लिए मेवाड़ में एक मंदिर है अंबा भवानी। इस अंबा भवानी के मंदिर में, मेवाड़ स्थित अंबा भवानी के मंदिर में ये पुष्पावती है, यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर है मन्नत मांगने के लिए आती है। अब ये तो यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति के लिए मेवाड़ आ जाती है, और पीछे से मित्रों जो शिलादित्य था, कौन था, शिलादित्य। इस शिलादित्य पर पीछे से मित्रों उस शिलादित्य पर है आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, हुणों का। हाँ, हुण कौन है, एक विदेशी जाति है हुण, जो चोरी लूटमार डकैती का काम करती थी, हुण। हाँ, तो देखो ये तो आ जाती है अंबा भवानी की यात्रा पर, और पीछे से इस शिलादित्य पर आक्रमण कौन कर देते हैं, हुण आक्रमण कर देते हैं। और हुणों के आक्रमण में मित्रों ये शिलादित्य यहां पर क्या हो जाता है, मारा जाता है। शिलादित्य यहां पर मारा जाता है। हाँ, अब ये
जो पुष्पावती है ये मेवाड़ से अंबा भवानी की यात्रा से वापस लौटती है। कहां पर? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लौटती है। जब ये वल्लभी नामक स्थान पर जाती है तो इसे पता चलता है कि इसके पति की तो हत्या हो चुकी है। किसके द्वारा? हूणों के आक्रमण से उसका पति है वो मारा जा चुका है। और अब ये यहां से जाती है तो इससे है ये अपने पति के साथ है वो सती होने का प्रयास करती है। ये कहती है कि मेरा पति मारा जा चुका है, अब मैं सती होंगी। लेकिन इसकी सखी सहेलियों ने इसे सती होने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो स्त्री है वो गर्भवती होती थी, उससे सती होने नहीं दिया जाता था, इसलिए इसे सती नहीं होने दिया गया। जब क्योंकि ये गर्भवती थी, ये यानी अंबा भवानी के मंदिर में आई थी पुत्र की मन्नत मांगने के लिए, और इसके आशीर्वाद से आगे चलकर इसके होता भी क्या है? पुत्र होता है 7वीं संतान के रूप में। जब इस पुष्पावती को सती नहीं होने दिया जाता है तो ये पुष्पावती कुछ समय पश्चात यही पुष्पावती एक गुफा में एक संतान को जन्म देती है। गुफा में जन्म होने के कारण उसका नाम क्या कहलाया? गुहिल। क्या हुआ? गुहिल या गुहादित्य। जब इसको सती नहीं होने दिया गया तो कुछ समय पश्चात ये पुष्पावती एक गुफा में एक संतान को जन्म देती है, एक पुत्र को जन्म देती है, और उस पुत्र का नाम गुफा में पैदा होने के कारण उसका नाम क्या कहलाया? गुहिल कहलाया। क्या कहलाया मित्रों? गुहिल कहलाया। ठीक है। इसके पश्चात ये पुष्पावती इस गुहिल को सौंप देती है। एक महिला थी वीरनगर की, और मित्रों वीरनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वीरनगर की महिला थी कमलावती। कौन थी? कमलावती। वीरनगर की महिला थी कमलावती नामक ब्राह्मणी थी। इस कमलावती नामक ब्राह्मणी महिला को है पुष्पावती इस गुहिल को सौंप देती है, और स्वयं क्या हो जाती है? सती हो जाती है। यानी इस गुहिल अपने पुत्र को इस कमलावती नामक महिला को सौंपकर ये पुष्पावती यहां पर क्या हो जाती है मित्रों? ये सती हो जाती है। अब इसका लालन पालन, इस गुहिल का लालन पालन कौन करेगा? इस गुहिल का लालन पालन ये कमलावती नामक ब्राह्मणी महिला करती है। गुहिल का लालन पालन कौन करेगा? कमलावती नामक ब्राह्मणी महिला करती है। और यही इसी के साथ ये क्या होता है? यहाँ पर बड़ा होता है, इसका बचपन गुजरता है। और इसका बचपन है मित्रों वो यहाँ पर भीलों के बीच गुजरता है। जो गुहिल था इसका बचपन है यहाँ पर भीलों के बीच गुजरता है, और यहीं पर इनके साथ बड़ा होता है। और इन्हीं भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर ये आता है मेवाड़ में। और मेवाड़ में कब आता है गुहिल? ये मेवाड़ में आता है 566 ईस्वी में। मेवाड़ में कब आता है मित्रों? 566 ईस्वी में। कौन आता है? गुहिल मेवाड़ में आता है 566 ईस्वी में, और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कौन करता है? गुहिल या गुहादित्य। तो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कौन करता है मित्रों? मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना है ये गुहादित्य करता है। और मेवाड़ के सरदारों का जो राज तिलक है मित्रों, वो राज तिलक भी कौन करते थे? ये भील करते थे। कौन करते थे? ये भील ही है मेवाड़ के सरदारों का राज तिलक करते थे। ठीक है। हाँ, तो इसी गुहिल के नाम पर है जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का वंश क्या कहलाया मित्रों? गुहिल वंश कहलाया। और गुहिल वंश की स्थापना भी किसने की? इसी गुहिल या इसी गुहादित्य ने 566 ईस्वी में इसकी स्थापना की। ठीक है। हाँ, तो मित्रों इतना पढ़ा है, इसको एक बार वापस रिपीट कीजिए। हाँ, तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, है ना, एक बार वापस देखिए। सूर्यवंशी, गुहिलों को सूर्यवंशी कौन कहता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ब्राह्मण वंशी कौन मानता है भीलों को? इन गुहिलों को ब्राह्मण वंशी कौन मानता है? गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर। इसके बाद में ईरान के बादशाह आदिल नौशेका की संतान कौन मानता है इनको? तो ईरान के बादशाह आदिल नौशेका की संतान मानता है अबुल फजल। हाँ, कौन मानता है? अबुल फजल। इसके बाद में कर्नल टोड इन्हें मानता है विदेशियों, अपने ग्रंथों के आधार पर इन्हें विदेशियों की संतान कहता है। और कर्नल जेम्स टोड है एक धारणा बनाता है, जैन ग्रंथों के आधार पर एक धारणा बनाता है, और यह कहता है कि गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 524 ईस्वी में शिलादित्य नामक एक शासक रहता था। शिलादित्य नामक एक शासक रहता था, और शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। और पुष्पावती की 6 पुत्रियों के प्राप्ति के बावजूद कोई संतान के रूप में जब पुत्र नहीं हुआ, तो ये पुष्पावती है कहां पर आती है? मेवाड़ स्थित अंबा भवानी के मंदिर में पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आती है। और पीछे से इस शिलादित्य पर हूणों का आक्रमण होता है। हूण कहां से? ये हूण है
हाँ विदेशी जाति थी और इन होड़ों ने शिलादित्य को मार दिया। और जब वापस ये जाती है यहाँ पर वल्लभी नामक स्थान पर मेवाड़ से ये पुष्पावती, तो इसको पता चलता है इसका पति तो मारा जा चुका है, तो ये सती होने का प्रयास करती है लेकिन इसे सती नहीं होने दिया जाता है। फिर ये एक गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है और गुफा में जन्म होने के कारण उसका क्या कहलाया नाम है गुहिलिया गुहादित्य, गुहिलिया गुहादित्य। और इस फिर गुहिलिया गुहादित्य को इसने वीरनगर की महिला कमलावती नामक ब्राह्मणी महिला को सौंपकर खुद क्या हो गई ये सती हो गई। इसी ब्राह्मणी महिला ने इसका लालन पालन किया और इसका बचपन भीलों के बीच गुजरा और भीलों की एक टुकड़ी के साथ ही ये कहां पर आता है मेवाड़ में। और 566 ईस्वी में मेवाड़ में आकर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। कौन करता है मित्रों? ये आपका गुहिल की स्थापना करता है गुहिल या गुहादित्य। तो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब होती है? 566 ईस्वी में। कब होती है? 566 ईस्वी में। तो मित्रों ये है इन गुहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के कथन। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, जिसको लिखना है वो लिखिए। हाँ मित्रों, इतिहास की क्लास कैसी लग रही है? यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सभी शेयर करना। फर्स्ट क्लास आपके लिए आज हिस्ट्री की शुरुआत। सभी नए मित्रों का स्वागत है, जो भी क्लास में नए आए हैं उन सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी मित्रों का। हाँ हाँ, अब देखिए मित्रों, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हाँ मित्रों का, खूब सहयोग मिल रहा है, सभी का समर्थन भी खूब बढ़ चढ़कर इसी प्रकार अपना समर्थन बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए सभी। हाँ अब देखिए मित्रों, अब जो मेवाड़ का अब गुहिल वंश है वो गुहिल से स्टार्ट हो जाता है। अब गुहिल के बाद में देखो कुछ शासक बनते हैं, जैसे इसके बाद में है नागादित्य शासक बनता है, अपराजित शासक बनता है, अपराजित के अलावा महेंद्र फर्स्ट आता है, महेंद्र द्वितीय आता है, काफी सारे शासक निकल कर आते हैं। लेकिन उनके बाद में जो गुहिलों का एक प्रतापी शासक निकल के आता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, हाँ तो वो है आपका बप्पा रावल। हाँ, मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, जिसका कार्यकाल मित्रों 734 से 753 ईस्वी के बीच। हाँ 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के बीच। क्या हुआ कांता जी, एक्सप्रेस चल रही है? हाँ, बप्पा रावल है 734 से 753 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। हाँ बिल्कुल, नोट्स आप साथ साथ में लिख सकते हैं दिनेश कुमार जी, बिल्कुल आप इतना स्पीड से भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते। डिटेल और डिटेल जब जैसे साथ में होता है क्लास वैसे वैसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ ठीक है मित्रों, हाँ मेवाड़ में गुहिल वंश का, मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, हाँ गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक अर्थात जिसने गुहिल वंश की सीमाओं का विस्तार किया, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले आपको तो वो कौन है मित्रों? बप्पा रावल। मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले तो वो कौन है? बप्पा रावल। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य या गुहिल ने। लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वो आपका है बप्पा रावल। हाँ, मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक, मेवाड़ का आपको पूछ ले प्रथम प्रतापी व साहसी शासक, हाँ मेवाड़ का आपसे पूछ ले प्रथम प्रतापी व साहसी शासक कौन था? तो मित्रों मेवाड़ का प्रथम प्रतापी व साहसी शासक वो था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल था। और ये महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, महेंद्र द्वितीय का पुत्र। हाँ अब देखिए मित्रों, इस बप्पा रावल के बचपन का नाम या इसका वास्तविक नाम क्या था?
इसका वास्तविक नाम, और इसके वास्तविक नाम को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। और वास्तविक नाम लगभग आप जानते हैं, जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ता है उसको पता भी है। इसे किस नाम से जानते थे? काल भोज के नाम से। किस नाम से जानते थे मित्रों? इसी बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? काल भोज के नाम से। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका कन्वर लाल जी, उदयपुर से है। बिल्कुल, इसे काल भोज के नाम से जानते थे। अब मित्रों इस काल भोज और बप्पा रावल जो दो नाम है, देखो यहां पर अलग अलग विद्वानों में भी मतभेद है। देखिए कई विद्वान कहते हैं कि काल भोज और बप्पा रावल दोनों क्या है? अलग अलग है। कई जगह इतिहासकार कहते हैं, जैसे आपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ा होगा, आबू अभिलेख पढ़ा होगा, इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, आबू अभिलेख है। यहां पर मिलता है कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों क्या है? अलग अलग व्यक्ति थे। क्या थे? अलग अलग व्यक्ति थे। जबकि एक वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास कहता है कि बप्पा रावल की उपाधि थी काल भोज। क्या थी? बप्पा रावल की उपाधि थी काल भोज। जबकि कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन सिंह क्या कहते हैं कि इसी काल भोज को ही बप्पा रावल कहते थे। काल भोज का विरोध क्या था? बप्पा रावल था। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। देखिए ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, ये जो काल भोज या बप्पा रावल है, ये किसका शिष्य था? ये मित्रों हारित ऋषि का शिष्य था। ये हारित ऋषि का शिष्य था। कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल किसका शिष्य था मित्रों? हारित ऋषि। ये हारित ऋषि कौन था? ये है मेवाड़ में मित्रों पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का एक साधु था। पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय है, हाँ, जिसकी प्रमुख पीठ है वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। उसी पाशुपत संप्रदाय का साधु था हारित ऋषि। इस हारित ऋषि की बचपन में ये गाय चराता था। तो हारित ऋषि की गाय कौन चराता था? ये काल भोज। हाँ, काल भोज बचपन में हारित ऋषि की गाय चराता था। काल भोज बचपन में हारित ऋषि की गाय चराता था। और मित्रों इसी हारित ऋषि ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर, हारित ऋषि ने ही काल भोज की वीरता से प्रभावित होकर इसको जो है वो उपाधि किसकी दी थी? बप्पा रावल ने। तो हारित ऋषि ने इसे कौन सी उपाधि दी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल। मित्रों इस रावल शब्द का अर्थ होता है युद्ध में वीरता दिखाने वाला, युद्ध में बहादुरी दिखाने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रावल। यानी जब ये हारित ऋषि की गाय चराता था कौन? ये काल भोज। तो कहते हैं कि हारित ऋषि के समय यहाँ पर है अरबों ने आक्रमण कर दिया था, और इन अरब आक्रमणकारियों को इस काल भोज ने अकेले अपने दम पर है वो वहां से खदेड़ दिया था। जब अरब आक्रमणकारियों को काल भोज ने अकेले खदेड़ दिया था, उस युद्ध में वीरता दिखाई थी, तो इस हारित ऋषि ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसको क्या उपाधि दी? बप्पा रावल की। तो है इस बप्पा रावल की उपाधि काल भोज को किसने दी? इसके गुरु कौन थे? हारित ऋषि। कौन थे मित्रों? हारित ऋषि थे। मित्रों बप्पा रावल के बारे में अभी काफी सारी जानकारी है, क्योंकि मुझे पता है आपको कम से कम 5-7 मिनट का ब्रेक भी चाहिए आगे वाली क्लास के लिए। इसलिए आप चाहो तो देखो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जितने भी आगे की डिटेल बचती है, काफी सारी डिटेल बची है अभी बप्पा रावल के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि कल फ्रेश होकर वापस इस बप्पा रावल के बारे में हम वापस रिपीट करेंगे, है ना? ठीक है, तो एक बार इसको आप रिपीट कर लीजिए और वापस कल इस बप्पा रावल के बारे में जितनी भी डिटेल्स बची है मैं आपको कल वापस बताऊंगा, क्योंकि आपको 5-7 मिनट का ब्रेक भी चाहिए अगली क्लास के लिए, ताकि आप एक बार फिर माइंड है फ्रेश करके तुरंत यहां पर आ सके। ठीक है,
तो देखिए बप्पा रावल जिसका कार्यकाल 734 से 753 ईस्वी के बीच था। मेवाड़ में गुहिल वंश का आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो वो कौन है मित्रों? बप्पा रावल। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी व साहसी शासक वो कौन है मित्रों? वो है बप्पा रावल। इसके बाद में ये किसका पुत्र था? महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम था कालभोज। और विद्वानों में इसके नाम को लेकर भी है कंफ्यूजन है, कई कहते हैं ये दोनों एक ही थे, कई प्रशस्तियां कहती है दोनों ही है, वो अलग अलग थे कालभोज और बप्पा रावल। जबकि ये हारित ऋषि का शिष्य था, पाशुपत संप्रदाय का साधु था हारित ऋषि, ठीक है। हाँ, और कालभोज बचपन में इस हारित ऋषि की गाय चराता था। कालभोज है हारित ऋषि की गाय चराता था, इससे हारित ऋषि ने इसको क्या उपाधि दी थी मित्रों? बप्पा रावल की उपाधि थी, इसकी वीरता से, इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर। मित्रों बप्पा रावल के बारे में काफी सारे डिटेल बचे हैं और उन डिटेल्स की चर्चा हम करेंगे कल एक्सप्लेन के साथ।